नमस्कार मित्रों, जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का अगला एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे भी कहते हैं। तो इस दिवस के मौके पर हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, जो कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फेलो रहे हैं ICSSR के, जिसे कि हम भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद के नाम से जानते हैं। ICSSR के रिसर्च स्कॉलर के बतौर डॉक्टर एच.एस. बिष्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों के वृद्धजनों के सामाजिक व्यवहार और सामाजिक कारकों का अध्ययन किया था। एक बड़ी परियोजना के तहत आपने रिसर्च की थी, तो इस बहाने हम इस रिसर्च के बहाने उनकी स्थिति को जानने की कोशिश भी करेंगे आज के दिन में। डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी। वृद्धजन दिवस, सीनियर सिटीजन डे की आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को भी वृद्धजन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, हम बहुत आत्मीयता के साथ इस दिवस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे तमाम अगर लिसनर्स में से कोई सीनियर सिटीजन है तो हम बहुत उन्हें शिद्दत के साथ आज के दिन याद करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके बिना ये जिंदगी जो है, ये दुनिया जो है वो अधूरी है काफ़ी, क्योंकि जो अनुभव और ज्ञान का भंडार वो जो होते हैं तो उन सबको यूटिलाइज हम कर पाएँ, ये एक अहम आज का मुद्दा है, एक चुनौती है। तो सर, सबसे पहले आऊँगी कि ये जो थोड़ा सा सिनारियो बताएं कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है हमारे सीनियर सिटीजन्स की। सुनीता जी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है, उसमें वो यही चीज़ें, यही जागरूकता पैदा करने के लिए समाज में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ताकि हम जान सकें कि हमारे पास, सरकार के पास, समाज के पास कितने चैलेंजेज हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो वृद्धजनों का है। जो वृद्धजन जो है काफ़ी, अगर आप कहें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक जो है अकेले भारत में 2025 तक जो वृद्धजनों की संख्या है वो 15 करोड़ हो जाएगी। तो निश्चित है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उनकी अच्छी देखभाल के लिए संसाधनों, स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल की आवश्यकता और अधिक चैलेंजेज हो जाती है। लेकिन अगर हम भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय का अनुमान देखें तो बुजुर्गों की जनसंख्या वर्ष 1931 में लगभग 19 करोड़ से ऊपर मिलियन, यानी 19.4 मिलियन, यानी 19 करोड़ 40 लाख पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीके से जो वर्ष 1921 में, यानी पिछले साल 13 करोड़ 80 लाख थी, तो अतः एक दशक में 41% वृद्धि का अनुमान भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। वर्ष 1931 में अनुमानित बुजुर्गों की जनसंख्या में 9 करोड़ पुरुष तो 10 करोड़ महिला बुजुर्ग होंगी। अच्छा। हाँ, जो कि अभी का जो अनुपात है वो 6 करोड़ 70 लाख पुरुष, वो 7 करोड़ महिलाओं का है। जी सर, ऐसा है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है, इसलिए जी। तो इसी का कारण यह है कि जो है लेकिन देश में फिर विधवाओं का, जो हमारे देश में बुजुर्ग विधवा महिलाएं हैं, उनके साथ और भी चीजें जुड़ी रहती हैं, जिसके पास, जो महिलाओं के पास चैलेंजेज हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। परिवार की देखभाल से लेके, अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं उनको भी पूरा करना, तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। तो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर आप देखें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो दोनों का जो है जो समाज के प्रति वो रहता है, तो महिला ज्यादा होने की वजह से और भी ज्यादा हमें स्वास्थ्य के जो संसाधन है वो और बढ़ाने होंगे। जी। तो सर, आपने बताया कि किस फीसदी के साथ 10 की वृद्धि जो है वो हो रही है, और क्या समस्याएं हैं सर इस वक्त वृद्धजनों की? देखिए, जो समस्याएं हैं वो इस बार का जो थीम है, जो यूनाइटेड नेशंस ने इसे, संयुक्त राष्ट्र ने अपने हर साल जो इसे मनाने का वो किया, इसी जागरूकता के उद्देश्य से किया गया है। और हर साल एक थीम भी निर्धारित होती है। जो इस साल थीम है, जो अंग्रेजी में इसका वो है, वो रिसिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन चेंजिंग वर्ल्ड, यानी बदलते विश्व में वरिष्ठ नागरिकों का जो योगदान है उसे न्यून करने के बजाय उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस शीर्षक से ये इस साल, पूरे साल में इसे वो किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव संख्या 45/106 के अनुसार, जो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा पारित किया गया था, यह प्रस्ताव 1982 के वियना अंतर्राष्ट्रीय प्लान ऑफ एक्शन ऑफ
एजिंग के प्रस्तावों को कार्यवस्था में लाने के लिए किया गया था। तो जिसके बाद वर्ष 1991 से अलग अलग शीर्षों से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग जन दिवस IDOP के रूप में मनाया जाता है। और अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें वृद्ध दिवस की, हमारे यहाँ तो पूरा पखवाड़ा ही एक समर्पित है जो बुजुर्ग लोगों के लिए है, हमारे जो पितृ जिन्हें कहा जाता है। तो हाल ही में वो पक्ष समाप्त हुआ जिसके बाद नवरात्रियां शुरू हुई। तो हमारे यहाँ एक वो है कि हमारे यहाँ तो मृत जो है बुजुर्गों को भी काफी सम्मान से 16 दिन उनकी एक तरीके से पूजा की जाती है। उन्हें पृथ्वी पर मान के उनके बहुत सारे पिंडदान से लेके तर्पण द्वारा उनके द्वारा स्मरण किया जाता है। इसका यह अर्थ यह है कि बुजुर्गों की देखभाल की जितना महत्व हमारे देश में है होना चाहिए तो उतना कहीं भी नहीं है। अतः आज के दिन हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने बुजुर्गों द्वारा किए गए स्नेह एवं ज्ञान को याद करके उनके प्रति वास्तविक रूप से उनके जीते जी नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी जो है उनका सम्मान करना चाहिए। तो यह संदेश भारत पूरे विश्व को दे सकता है अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में से बात करें। तो आज के दिन हमें सामाजिक रूप से बुजुर्गों के साथ बढ़ रहे भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार और संयुक्त रूप से समाप्त किए जाने का भी संकल्प लेना चाहिए निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं हम जो नई पीढ़ी है आने वाली उसको इन श्राद्ध पक्षों के बहाने बच्चा अपने दादाजी को इस बहाने याद करता है, उनके गुणों को उनके कामों को जानने की कोशिश करता है, तो वो चर्चा होती है घर में क्योंकि उस बहाने हम याद करते हैं। तो अच्छा है कि नई पीढ़ी में ट्रांसफर उनकी चीजें होती रहती हैं तो वो भुलाए नहीं जाते हैं। तो सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। और क्या जो आपने शोध परियोजना सर की थी अभी 2-2.5 साल पहले, किन किन जिलों में आपने ये रिसर्च किया और क्या वो रिसर्च से निकल के आई चीजें सामने? मैं ICSSR का इस अवसर पर बहुत धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं कि भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद द्वारा मुझे सीनियर फेलोशिप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रदान की गई और जिसके अंतर्गत जो शोध परियोजना थी उसका जो शीर्षक था वो एक तरीके से ये था कि मुझे पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे बुजुर्गों का उनका सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और उससे उनके हेल्थ के जो सामाजिक कारक हैं और उनका स्वास्थ्य के व्यवहार को मुझे उसमें अध्ययन करना था। तो यह जनवरी 1920 से स्टार्ट हुई ये अध्ययन और शुरुआत में चूंकि कोविड वगैरह का इसमें इशू रहा तो बहुत सारी हमने इसमें लिमिटेशंस भी बनाई, इसकी सीमितताएं भी हैं क्योंकि जो 300 हमें परिवार करने थे फिर वो हमें 180 यानी 6 गांवों में हमने 50 परिवारों को शुरू में टारगेट किया था कि हम 50 परिवार तक अपनी पहुंच बनाएंगे और उनको स्टडी सैंपल के तौर पर लेंगे। लेकिन फिर वो कम करना पड़ा यानी 30 परिवार प्रति जो है डिस्ट्रिक्ट हमने किया, प्रति गांव प्रति ब्लॉक जो है। तो इस तरीके से यह जो अध्ययन है पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिला कुमाऊं रीजन में और गढ़वाल रीजन में चमोली जिला, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में हमने ये संपन्न किया। और अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के महीने में 3 महीने में हमने ये पूरा फील्ड विजिट की और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई वो जो सामने आई जो इसमें ये है कि जो 28.4% जो बुजुर्ग हैं कुल 180 परिवारों के वो सामाजिक पेंशन योजना पर ही निर्भर है यानी जो 1200 रुपये मिलती है तो वृद्धावस्था पेंशन जो है या परिवार की पेंशन जो है तो वहीं जो है वहीं 22.4% जो बुजुर्ग हैं परिवारों का आय का स्रोत आर्मी पैरामिलिट्री सेवा की पेंशन है और वहीं सिविल पेंशन 19.1% तथा यानी जो सरकारी नौकरियों से या फिर जो अंडरटेकिंग नौकरियों से 19.1% अपना पेंशन ले रहे थे तथा 15.8% बुजुर्ग परिवार मजदूरी करके या फिर आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर थे। तो वहीं 14.2% परिवार खेती पर जो है पूरी तरीके से आश्रित थे। लगभग 84.7% बुजुर्ग परिवारों में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है जिसका वो प्रॉपर तरीके से वो देते हैं। वहीं लगभग 12.6% बुजुर्ग परिवार प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना से आच्छादित हैं
जी। 2.7% परिवार सोलर पावर से भी आच्छादित हैं। जी। तो इस तरीके से अध्ययन में यह पाया गया कि 94.5% परिवारों के में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। वहीं 5 परिवारों, लगभग 2.7% आता है ये, में ऐसे बुजुर्ग हैं जो टॉयलेट होने के पश्चात भी इसका उपयोग नहीं करते। ये एक टैबू है। अगर आप इसे कहें तो 177 परिवार जो हैं, 96.7% परिवारों में एलपीजी का कनेक्शन है खाना बनाने के लिए। वहीं 28 परिवारों में, यानी 15.3% परिवारों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और समाज के द्वारा इनकी चीजों को एड्रेस किया गया है, ये हम मान के चलते हैं। जी। तो सर, स्वास्थ्य संबंधी भी क्या रिसर्च कुछ की गई है? स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें आई, जो सबसे जो आश्चर्यजनक चीज इसमें आई वो ये कि अभी भी हमारे यहाँ जेंडर और कास्ट और इस तरीके की चीजें हैं। यानी कास्ट के हिसाब से अगर आप देखें, एसटी तो नहीं, एससी के जो समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा जो है स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य व्यवहार भी ऐसा है कि वो लगभग जो है सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी कई बार उठा नहीं पाते। अब ये उनके ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका आर्थिक जो है पक्ष कमजोर होने की वजह से वो उस दूरी तक पैसा नहीं दे पाते हैं। तो हालांकि हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त उसका जो है वो है, लेकिन कई बार रोडवेज की बसें नहीं होती उसमें हर जगह, चूंकि ये नहीं होती, खास तौर पे इन गांवों में। ये गांव में जो है, हालांकि कुछ गांवों में तो अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन बहुत सारे गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो स्वास्थ्य मानकों में जो चीजें आई, तो मेरे द्वारा इसमें ये था कि कुछ नीति निर्माण का भी इसमें ये था। तो मैंने कुछ इसमें से सुझाव दिए हैं सरकार को या फिर किसी जो ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी को, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि बुजुर्गों का जो, चूंकि 1/4 से ऊपर जो परिवार हैं वो या तो विधवा पेंशन या सीनियर सिटीजन पेंशन, जो सामाजिक पेंशन है, उस पर निर्भर हैं। तो इसलिए वो समय पर कई बार उनकी शिकायत ये रहती थी कि वो 5-5, 6-6 महीने में एक बार आती है, डीबीटी द्वारा ही भले ही आती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पेंच है जिससे कि वो सही तरीके से सही टाइम पर नहीं पाए। तो अगर वो सही टाइम पर अगर आ जाए तो उससे जो है सही। हालांकि हमारे यहाँ सामाजिक नेट जो है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सामाजिक दायरा है वो बहुत क्लोज है, तो एक दूसरे की सहायता करना वहाँ एक आपस में बहुत ज्यादा वो है। तो इस तरीके से जो है कई बार वो लोग स्वास्थ्य संबंधी चीजों को नेग्लेक्ट करते, खास तौर पर महिलाएं, जो आपने कहा कि विधवाएं जो हैं, जो अधिक मात्रा में है, तो वो एक चीज को नेग्लेक्ट करती हैं। और महिला होने का जो जेंडर बायस उनके दिमाग में है कि वो भी एक वो है, कई बार जो है उन्हें नेग्लेक्ट भी किया जाता है इसमें समाज के उसी परिवार के सदस्यों द्वारा। तो ये जो मिथ हैं, ये जो भ्रम हैं कई तरीके के, वो भी अभी वहाँ मौजूद हैं। और दूसरा, उसमें हमने ये भी कहा है कि जो स्वास्थ्य के लिए जो आजकल जो खास तौर पर नॉन कन्वेंशनल चीजें हैं, जैसे आयुष सिस्टम है, योग सिस्टम है, वेलबींग की बात हो रही है जब हम करते हैं, तो वेलनेस सेंटर जो है, हम गांव का जो पंचायत घर है उसको बना सकते हैं। तो गांव में एक जो है जरूर हर गांव में एक वेलनेस सेंटर स्थानीय तौर पर होना चाहिए। उसमें जो गांव के बच्चे ही जो है जो योग वगैरह या कोई इस तरीके की चीजें करते हैं, ताकि उन्हें फिजिकल चीजें, बहुत सारी चीजें, तो अब जो है ब्लड प्रेशर जैसी चीजें और डायबिटिक मिलिशियस जैसी चीजें, यानी डायबिटीज जैसी चीजें, मधुमेह जैसी और उच्च रक्तचाप जैसी चीजें वहाँ हमें दिखाई दी। तो ये जो मॉर्बिडिटी है, बीमारी का पैटर्न है, हालांकि ये विस्तृत तौर पर हमने स्टडी की थी, तो इसमें जो बीमारी का वो आया प्रेवलेंस, वो ये भी है कि बीपी और डायबिटीज जैसी चीजें भी आई हैं। तो इसलिए ये आने वाले टाइम में जब जनसंख्या और बढ़ेगी तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि पलायन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों की, लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं वो एक तरीके से आप उन्हें देवता की तरह, मैं समझता हूँ कि सरकार को उनकी देख रेख करनी चाहिए, हर व्यवस्था उनके लिए वहां पर करनी चाहिए। सर, इसके अलावा जो बुजुर्ग शहरों में पलायन कर चुके हैं मजबूरीवश, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं तो वो आ जाते हैं, कोई चारा नहीं होता है, तो ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर हल्द्वानी में या शहरों में बड़े उपेक्षित से रहते हैं। एक्चुअली अगर आप मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, यानी आज के
ज़माने में जब बच्चे जो है अमेरिका में हैं, आपने वो बॉम्बे की वो घटना देखी सुनी होगी जिसमें मदर जो है पिछले 15 दिनों से घर में पड़ी हुई थी एक बहुत बड़े फ्लैट में, मकान में, और बच्चों ने शायद किसी और से कुछ कहा भी नहीं, तो वो डेड बॉडी कंकाल के रूप में हो गई थी। बहुत दिन हो गए थे उसे मरे हुए घर के अंदर ही। तो इस तरीके का जो एकाकीपन है वो सारे विकसित देशों में जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है यही है कि वो प्रोफेशनल लाइफ के दौरान ये भूल जाते हैं कि हमें जो है बहुत जो है हमारे सामाजिक दायित्व भी हैं। तो हमें जो है भारत इस मायने में कहीं ना कहीं एक आदर्श है, आदर्श है, लेकिन ये आदर्श का जो ये बिल्कुल ये आदर्श का मिथक जो है कुछ कई बार जो है ये दरक रहा है, इसे कह सकते हैं आप इस तरीके से। तो पश्चिम की राह पे चल रहा है, पश्चिम की राह पर हम जो कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अमेरिकी समाज को, यूरोपीय समाज को देखें तो वहाँ भी मेंटल हेल्थ वगैरह, वो अकेलापन की वजह से जो गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, बच्चों में मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात, जो हमारा पूरा समाज था, हमारे बुजुर्गों का पहले का समाज था आज से 50 साल पहले, वो एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे की वो सहायता करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए, एक दूसरे की हेल्थ में वो करते हुए, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो, कोई भी जो है हम पारिवारिक कार्य करें उसमें भी एक दूसरे की सहायता करना और हमेशा बोलना एक दूसरे से। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे हम पहाड़ के समाज में भी खो रहे हैं, और यही स्थिति शहरों में, ये स्थिति और ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर तो जो भी हैं प्रोफेशनल वर्ग है जो बातचीत करने वाला जो है, तो बड़े बड़े घर हैं, उसमें 2 लोग रह रहे हैं, कई बार जो है ऐसा देखा गया है। तो वो मानसिक जो है कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को के रोगी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो चिंताजनक है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे आंकड़े आ गए हैं। डॉक्टर रॉचेस, चलते चलते कोई और बात रह गई हो, संदेश हम एक्चुअली बुजुर्गों को कुछ हम एक एडिशनल तरीके से न लें, हम उन्हें सामान्यकरण की ही उसमें लें, और संसाधनों का, यानी आईटी के जितने आज एक दूसरे से संचार के साधन हो गए हैं, कम से कम आप अपने बुजुर्गों से बात जरूर करें, चाहे कुछ भी वो हो, उनसे बात करना न छोड़ें। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, अब तो डिजिटल वर्ल्ड ने ये संभव कर दिया है, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप अपने माँ बाप से, अपने चाचा चाची से, अपने ताऊ ताई से, मामा मामी से, सबसे जो भी आपके वो हैं निकटस्थ लोग, उनसे ज़रूर बात करें। यही एक संदेश मैं सोचता हूँ न्यून करेगा और हमारे बुजुर्गों को योगदान समाज में बढ़ाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जज्बेस, इतना कीमती वक्त और इतने कीमती सुझाव, इतनी बातें हमारे लिसनर्स के साथ में साझा करने के लिए। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक हमारे साथ सुनने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।